जय हिंद प्यारे साथियों, मंडल क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। आज हम ज्योग्राफी का एक छोटा सा बेसिक पार्ट देखेंगे और वह बेसिक पार्ट है नदी, और वह नदी होगा सिंधु नदी तंत्र। आज हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नदी यानी नदी है क्या, नदी का यानी उत्पन्न कैसे होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि संपूर्ण भारत को यानी नदी तंत्र के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। एक होता है उत्तरी भारत की नदियाँ और एक होता है दक्षिणी भारत की नदियाँ। यानी कि संपूर्ण भारत को नदी तंत्र के अनुकूल में दो भागों में बांटा गया है। एक होता है उत्तरी नदी तंत्र और एक होता है दक्षिणी नदी तंत्र। और उत्तरी नदी तंत्र में जितना भी नदियाँ निकलती है और वह नदी हिमालय से निकलती है। यानी कहने का अर्थ हुआ जो उत्तरी भाग से जितना भी नदियाँ निकलती है सारा का सारा नदियाँ हिमालय से ही निकलती है। और उत्तर भारत का जितना भी नदी होती है वह पठारीय क्षेत्र से होकर के निकलती है। अब देखेंगे यह जो हिमालय है, हिमालय संपूर्ण हिमालय से जितना भी नदियाँ निकलती है सभी नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। यानी संपूर्ण नदियाँ हिमालय से निकलने वाले संपूर्ण नदी को तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहला होता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। दूसरा में होता है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। तीसरा में होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी कि हिमालय से निकलने वाली जितना भी नदियाँ होती है सारा का सारा नदियाँ को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा होता है गंगा नदी तंत्र, तीसरा होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। और सिंधु नदी तंत्र को पढ़ने से पहले हम देखेंगे जो नदी का उत्पन्न होता है कैसे, नदियाँ निकलती है कैसे। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा जो जितना भी नदियाँ होती है यह नदियाँ हिमालय से हो या पर्वतीय पठार से हो, इन क्षेत्रों से होकर के निकलती है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे जो नदियाँ कैसे बनती हैं। आप लोगों को मालूम होगा जो जितना भी पर्वतीय पठार होता है सभी पर्वतीय पठार की आकृति बहुत बड़ा होता है और ऊंचाई काफ़ी लंबा होता है। और अगर ऊंचाई लंबा होता है तो ऊपर जाने के संदर्भ में ऊपर का वायुमंडल का तापमान बहुत कम होता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में ग्लेशियर जम जाता है। यानी कि यह जो पर्वत का चोटी होता है इन चोटी वाले हिस्सों पर ग्लेशियर जम जाता है। और यही ग्लेशियर जब धीरे धीरे पिघलता है तो यह झील का निर्माण करती है। और इसी झील से नदियाँ निकलती हैं, ठीक। और वही नदियाँ आगे चल करके समतलीय भूमि या देश के बहुत सारे हिस्से में प्रभावित होती है। अब देखते हैं यहाँ पर जो यह नदी जो होता है यह नदी बहुत कुछ का स्रोत होता है। जैसे मान लो कृषि करने के लिए हम लोग इसी नदी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जितना भी नदी निकलती है इसी नदी से हम लोग कृषि कार्य के लिए बहुत यानी कि जल उपयोग करते हैं, कृषि कार्य के लिए जल का उपयोग करते हैं। उसी के साथ यानी कि जैसे डैम बनाते हैं, बहुत सारा इस नदी से कार्य किया जाता है। और यानी इन सबसे पहले हम पढ़ेंगे आगे यानी कि सिंधु नदी तंत्र, यानी इसको हम बाद में पढ़ेंगे। जो यानी कि यह कितना भी डैम बनता है, यह डैम से क्या क्या लाभ होता है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। आप लोगों को लगभग में जानकारी हो गया होगा जो नदी कैसे बनती है। अब देखेंगे यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र यानी कि हिमालय से निकलने वाले जो भी नदियाँ होता है उस नदी को तीन भाग में बांटा गया है।
सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब देखेंगे यहाँ पर यह जो सिंधु नदी तंत्र है, यह सिंधु नदी तंत्र यानी कि उसका उद्गम स्थल कहाँ से है, सिंधु नदी निकली है कहाँ से, सबसे पहले उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, भारत का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, मानचित्र। भारत का एक ठो मानचित्र बना लेंगे। मान लेते हैं ये उत्तरी भारत का मानचित्र हुआ, ये उत्तरी भारत का मानचित्र हुआ, ये चीन का हिस्सा हुआ, ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ, ये भारत का हिस्सा हुआ। अब यहाँ पर हम देखेंगे यह जो चीन का हिस्सा है, इन चीन के हिस्सा में यह जो आपको स्थान दिखाई पड़ रहा है, यह स्थान तिब्बत का स्थान है, यानी यह तिब्बत का क्षेत्र है। और इसी तिब्बत के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। यानी कि तिब्बत के इन क्षेत्रों में एक प्रसिद्ध पर्वत है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत, और यहाँ पर हम सबसे पहले इसका मानचित्र बना लेते हैं। यहाँ पर जो है कैलाश पर्वत, इस कैलाश पर्वत पर एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। अब देखेंगे यह जो बोखरचू ग्लेशियर है, यह बोखरचू ग्लेशियर जब पिघलता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़े क्षेत्र में झील का निर्माण करता है। और यह जो झील है, और यह झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। अब देखो यह जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील से एक नदियाँ निकलती है। इसी नदी का नाम है सिंधु नदी। अब यहाँ पर इसको पहले रोक लेते हैं। यहाँ पर दो और नदी यानी कि एक और बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है काराकोरम। काराकोरम। और यहाँ पर एक और है लद्दाख। लद्दाख। और यहाँ पर एक और पर्वत है जिसका नाम है जास्कर। यानी ये हुआ काराकोरम का हिस्सा, ये हुआ लद्दाख का हिस्सा, और यह हुआ जास्कर का हिस्सा। और इन्हीं लद्दाख और जास्कर से सिंधु नदी यहाँ पर पहुँचती है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। और इसी नंगा पर्वत को काट करके यहाँ पर एक प्रसिद्ध गार्ज का निर्माण करती है, और जिस गार्ज का नाम है बुंजी गार्ज। बुंजी गार्ज। अब देखो यह नंगा पर्वत को काटते हुए बुंजी गार्ज का निर्माण करते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पर है अरब सागर। इसी अरब सागर में यह मिल जाती है। यह था सिंधु नदी का उद्गम स्थान और कहाँ तक गया है इसका स्वरूप। अब देखेंगे यहाँ पर यह जो सिंधु नदी है, यह सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। इस सिंधु नदी की लंबाई, कुल लंबाई अगर जब बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, यानी कि 2880 किलोमीटर है। इसके बाद देखेंगे यह भारत में कुल कितना लंबा है। यह जो भारत का हिस्सा है यह भारत में कितना फैला हुआ है, तो इसकी भारत में लंबाई, इसकी भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। ध्यान देना इस बात को। यानी कि सिंधु नदी की कुल लंबाई
मानसरोवर झील से लेकर के अरब सागर तक की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और इसका भारत में कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। अब आगे देखेंगे सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ। अब देखो यहाँ पर यह ऊपर से यानी कि लद्दाख से एक नदियाँ निकलती है जिस नदी का नाम है गिलगिट नदी। गिलगिट नदी और यह नदी सिंधु नदी के दाएं भाग से मिलती है और यह जो काराकोरम है और लद्दाख के बीच से एक और नदियाँ निकलती है जिसका नाम है श्लोक नदी। श्लोक नदी, यह श्लोक नदी भी सिंधु नदी के दाएं भाग से आकर के मिलती है। और यहाँ पर अब देखेंगे एक प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक नदियाँ हैं जिसका नाम है यानी कि यहाँ पर प्रसिद्ध नदियाँ बनती हैं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, इसका नाम है चंद्र और इस नदी का नाम है भागा। चंद्र और भागा नदी। और इस चंद्र और भागा नदी की सम्मिलित धारा जहाँ से मिलती है वहाँ से एक नदिया का निर्माण करती है। इसी नदी का नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी यानी चंद्र और भागा के सम्मिलित धारा से एक नदी का निर्माण करती है जिस नदी का नाम है चिनाब नदी। और यह चिनाब नदी सिंधु नदी के बाएं भाग से आकर के मिलती है और जहाँ पर मिलती है यानी कि इस जगह का नाम है मिठनकोट। मिठनकोट यह पाकिस्तान में पड़ता है। अब देखो, अब यहाँ पर एक और प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है वेरीनाग झील। वेरीनाग झील, इस वेरीनाग झील से एक प्रसिद्ध नदियाँ निकलती है जिस नदी का नाम है झेलम नदी और यह कुछ आगे चल कर के एक और प्रसिद्ध झील का निर्माण करती है। इस झील का नाम है बुल्लर झील। बुल्लर झील और यह भारत का सबसे बड़े मीठे जल का झील है। यहाँ से यह नदी निकलती है और यानी कि इस नदी का नाम है झेलम नदी और चिनाब नदी में दाएं भाग से आकर के मिलती है। इसका नाम क्या है? झेलम नदी। झेलम नदी। उसके बाद देखो इसके जस्ट नीचे एक और नदियाँ निकलती हैं जिस नदी का नाम है व्यास नदी और यह व्यास नदी एक प्रसिद्ध कुंड है जिसका नाम है व्यास कुंड। व्यास कुंड और यह व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है और यह दाएं भाग से सिंधु नदी में चिनाब नदी में मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है व्यास नदी। अब देखो इसके बाद यहाँ पर एक और प्रसिद्ध झील है। यहाँ पर एक और प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है यानी राकसताल झील। मानसरोवर ने राकसताल झील था। राकसताल झील यानी कि यह जो है तिब्बत के हिस्सा में एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है राकसताल झील। और इस राकसताल झील से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सतलज नदी। यह चिनाब नदी में आकर के मिलते हैं। इसका नाम क्या है? सतलज नदी। सतलज नदी। यह सतलज नदी चिनाब नदी के बाएं भाग से आकर के मिल जाती है। और इसके जस्ट ऊपर में एक और प्रसिद्ध नदी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी। रावी नदी और यह रावी नदी कुछ आगे चल कर के भारत में ही यानी कि सतलज नदी से आकर के मिल जाती है। अब देखो
यह जो जितना नदियाँ हैं, यह नदियाँ सब भारत से, यानी कुछ भारत से निकल करके सारा का सारा पाकिस्तान में मिलती है, और कुछ नदियाँ भारत में ही मिल जाती है अपने ही नदियों में। उसके बाद देखो, यानी कि यह जितना भी नदियाँ हैं, यह नदी का जो सम्मिलित पानी होता है, पानी का कुछ भाग पाकिस्तान भी इसका यूज करता है, और पानी का जो कुछ हिस्सा होता है वह भारत भी यूज करता है। जैसे यानी कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच, 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच यानी कि नदी तंत्र पर एक समझौता हुआ, और उस समझौता में कहा गया जो ऊपर से जो 3 नदियां हैं, जैसे सिंधु नदी, उसके बाद झेलम नदी, उसके बाद चिनाब नदी, यह जो 3 नदियां हैं, 1, 2, 3, यह जो सिंधु नदी है, झेलम नदी है और चिनाब नदी है, इसका 80% पानी यह जो है ना, तीनों नदियाँ, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। पाकिस्तान इसका यूज करेगा। 80% का जो पानी है, यह पानी पाकिस्तान यूज करेगा। और इसका जो अब शेष इधर का जो शेष पार्ट है नीचे का, जैसे एक में है, इसके जस्ट नीचे पार्ट होगा तो व्यास नदी है, उसके बाद रावी नदी है, उसके बाद सतलज नदी है। यह जो तीनों नदियां हैं, इन नदियों का 80% हिस्सा, इस नदी का 80% हिस्सा भारत यूज करेगा, और शेष 20% हिस्सा जो होगा वह पाकिस्तान यूज करेगा। 80% भारत और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। और यहाँ पर जो 20% जो बच गया था हिस्सा, यह भारत यूज करेगा। ठीक, ये तो हुआ उत्तरी भारत का, यानी कि उत्तर भारत की कुछ नदियाँ। और यह उत्तर भारत की नदियों में सिर्फ यानी कि एक नदी तंत्र हुआ, जिस नदी तंत्र का नाम है सिंधु नदी तंत्र। और यह सिंधु नदी तंत्र अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। तो इससे लगभग में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जितना भी एग्ज़ाम होता है, सारा का सारा एग्ज़ामों में बहुत सारा क्वेश्चन इससे आता है। यहाँ से पूछ लेगा जो सिंधु नदी तंत्र में बताओ, जो सिंधु नदी के दाएं से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो गिलगित नदी है, सुलोक नदी है, यह दाएं भाग से आकर के मिलती है। बाएं भाग से मिलने वाली नदियाँ क्या है, एक ठो यानी कि चिनाब है, चिनाब की बहुत सहायक नदियाँ हैं, जैसे रावी है, सतलज है, व्यास है, उसके बाद झेलम है। ठीक, और यह जो झेलम नदियाँ हैं, यह झेलम नदियाँ कुछ भारत और पाकिस्तान के सीमाओं के समानांतर चलती है, यानी यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के जो समांतर सीमा होती है, इसके कुछ समानांतर चलती है। अब देखेंगे, यह बुल्लर झील का भी निर्माण करती है, यानी झेलम नदी बुल्लर झील का भी निर्माण करती है। तो ये लगभग में बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को यह छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप लोग जो इस चैनल पर नए हैं और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।